ओके देखिए, तो मैं बता रहा था यहाँ पे एक्चुअली ये कर्ली ब्रैकेट है, तो क्या होता है एमएलई शुड बी इन पैरामीटर स्पेस, ये इसी में से कोई एक नंबर एमएलई हो सकता है। तो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है 5.2 का भी हो ही नहीं सकता एमएलई। एमएलई जो होगा पैरामीटर स्पेस का ही कोई मेंबर होगा, क्योंकि जो पैरामीटर स्पेस है दैट इज द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो डोमेन का ही कोई मेंबर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज एमएलई। तो उसके हिसाब से या तो 2 होगा या -2 होगा, तो ए बी तो ऐसे ही आउट हो गया, ठीक है। सो तो बताओ इसमें क्या डाउट है, ट्राई किया आपने, किनका डाउट है ये? हाँ जी वंशिका, क्या डाउट है इसमें आपको, ये बताइए। नहीं, तो एक्चुअली होता क्या है इसका मेन एक्चुअली आपको डेफिनेशन पता होगा ना, एमएलई जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना होता है। तो ये जो पैरामीटर स्पेस है इनमें से कोई एक नंबर, या तो -2 या 2 या 1 या -1। तो मीन कितना आया, यहाँ से आपने मीन लिया कितना आया? 4। अब आपको ये देखना होगा इसमें 4 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है। हाँ, तो दैट इज द आंसर एक्चुअली, क्योंकि 4 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता, अगर 4 इसमें होता तो नहीं है, तो देखना है कि 4 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है जिसमें मैक्सिमम मिलेगा, तो 2 इज द आंसर, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट। तो F89 का कोई क्वेश्चन रह गया हो जिन लोगों का, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ और पूछना है या हो गया सारा? $57 if a matrix this is expressed as A plus B, जहां A सिमेट्रिक B स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ 50। अच्छा 50, 50। So x1 x2 xn be a random sample from normal distribution. This assume that mu known है, sigma unknown है, डिफाइन करो, t इसने डिफाइन किया, so ये रूट अंडर है, okay. Then the constant k for which t to be unbiased estimator of sigma is. बताओ। सर हम निकाल दे तो मेरा पाई के फॉर्म में कुछ आ रहा था, मतलब मैच नहीं किया आंसर। पाई के फॉर्म में क्यों आएगा, पाई के फॉर्म में आएगा, एक्चुअली जब म्यू अननोन होता है तो एस स्क्वायर है ना वो बनता है, कोई बात नहीं, एक्स बार की जगह इसने म्यू यूज किया, तो काई स्क्वायर एन। एक्चुअली इसका थोड़ा सही है तो फॉर्मूला याद रखो या डिराइव करो, डेरिवेशन थोड़ा लेंदी होगा। ये बुक में फॉर्मूला मिल जाता है इसका, सिंपल है कि तो सॉल्व करने पे जो k की वैल्यू आ रही थी, इससे मैच नहीं कर दी तो m की वैल्यू पुट करके देंगे, तब भी मेरी मैच।
चलो मान लो म्यू 0 है, इसने कहा ना म्यू नोन है, अभी मान लो म्यू 0 है, कोई बात नहीं, म्यू नोन है तो म्यू को चलो 0 मान लेते हैं, ठीक। और ये टी क्या है, के टाइम रूट अंडर 1/n समेशन xi स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने म्यू को 0 मान लिया, नोन है ना तो कोई बात नहीं, 0 ले लो उसको। अब क्या करते हैं, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो मुझे ये बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समेशन xi स्क्वायर, xi का मीन तो 0 ले लिया मैंने, तो अगर मैं सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं इसको, ये क्या बन जाएगा, अगर सिग्मा के टाइम सिग्मा यही है और रूट अंडर 1/n समेशन xi अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, i फ्रॉम 1 to n, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि मुझे भी याद नहीं है तो मैं डिराइव कर रहा हूं। तो यहां से क्या होगा बताओ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जो क्वांटिटी है काई स्क्वायर एन, यस, तो काई स्क्वायर एन है, चलो इसको बाहर कर लो, तो इसको ऐसा लिखो तुम, t बराबर ऐसा लिखो k सिग्मा अपॉन रूट n लिख सकते हो, और रूट अंडर लेट से कुछ नया नाम दे दो इसको, चलो w रख दिया एग्जांपल के लिए, जहां w का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर n, ठीक। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना कि दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, सो एक्सपेक्टेशन, तो इसको ठीक से लिख लो, इसको बाहर ही रखते हैं, k सिग्मा अपॉन रूट n, एक्सपेक्टेशन ऑफ w इज इक्वल टू सिग्मा। अब क्वेश्चन ये है क्या आप काई स्क्वायर w नहीं रूट w, ठीक, क्या आप काई स्क्वायर n में रूट w का मीन निकाल पाओगे, बताओ, यही पॉइंट, मेन पॉइंट तो यही है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट अंडर w, सिग्मा सिग्मा काट दो तो रूट अंडर n अपॉन k, यहां से k निकल आएगा, तो इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा कंपेयर कर लेंगे। अब बस इतना ही यहाँ पे चैलेंज बचा है कि मान लो अगर मैं बोल दूं कि x इज काई स्क्वायर n, जो कि गामा में n/2 1/2 है, सो क्या तुम रूट x का मीन निकालना जानते हो या निकाल पाओगे, दिक्कत ये ट्राई नहीं किया होगा आपने, क्योंकि बच्चा वो सीखता है जो ट्राई करता है, बट आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको लग जाता है नहीं होगा। सर उसको डायरेक्ट उससे भी तो कर सकते थे, कैसे, इसका पहले वाला स्लाइड कर दीजिए। तो जो t इक्वल टू k अंडर रूट में जो है, अगर म्यू को ना हटाए तो उसको हम डायरेक्ट अंडर रूट n माइनस 1 अपॉन n लिख सकते हैं, ठीक है, फिर हाँ तो फिर सीधे इसकी क्या कहते हैं k की वैल्यू अंडर रूट n अपॉन n माइनस 1 आ जाएगी। तो आपको लगता है वो s स्क्वायर बन जाएगा रूट में है जो, हाँ तो x स्क्वायर नहीं बनेगा, नीचे n माइनस 1 से इंटू कर देंगे और ऊपर तब s स्क्वायर बनेगा, तभी s स्क्वायर थोड़ी बनेगा, यहाँ पे क्या है s स्क्वायर कब बनता है, s स्क्वायर ये थोड़ी होता है कि आप कहीं म्यू लिखो कहीं x बार लिखो, दोनों सेम थोड़ी है, म्यू लिखना x बार लिखना दो अलग अलग चीज है। अब पता नहीं कितने साल में आपको ये सब चीजें समझ आएगी, अभी जैम की तैयारी की हो 1 साल तब भी ये सब क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ये स्क्वायर क्या आपके हिसाब से ये s स्क्वायर होता है, नहीं सर ये गलती हो गया था, उसको कर लेंगे, हम डायरेक्ट इसी से कर दिए। यही तो ध्यान रखना है, जो बच्चा थोड़ी सी बारीकी ध्यान रखेगा 1-2 मार्क्स का ही तो एग्जाम में डिफरेंस रहता है। ये तो वो नहीं बनेगा, उससे कर लो, या इसका फॉर्मूला भी है, रोहतगी में दे रखा है, गुप्ता कपूर में भी होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकते हो, या वही तब याद नहीं तो ड्राइव करना पड़ रहा है, अगर सीधा किसी को पता हो डायरेक्टली तुम्हें अगर ये याद हो तो ऐसे ही काम हो जाएगा, किंतु याद रहता नहीं इतना फॉर्मूला, थोड़ा ऐसा है इसके टर्म में, बट आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा, इसको निकालो ये क्या होगा फिर पुट कर लो तो उससे आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बताओ जी। FLT 9 में नेक्स्ट डाउट। 68। A1 B1 0 है, AN BN रियल नंबर है, इस तरीके से है कि AN बराबर -1 की पावर m अपॉन log m की पावर m, जहाँ m 2 से n तक जाता है। BN है समेशन log m फ्रॉम 2 to n। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सीक्वेंस A and B। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है। कैसे चेक करते हो तुम लोग? चलो सबसे आसान तो BN वाला है। बताओ भाई, BN है समेशन 1 अपॉन log m, इतना ही है ना, कुछ दिख तो रहा नहीं आगे, m फ्रॉम 2 से n, ठीक। बताओ ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? बताओ भाई किसका डाउट है ये? विकास, क्या है ये? अब तुमसे समझना, जो लोग जैम के ढंग से तैयारी किए हैं उनके लिए तो चुटकी है 10 सेकंड का वो होना चाहिए। और यही वजह है, आप अगर, क्योंकि इतने टाइम तैयारी करने के बावजूद आप इस तरह के क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है, दैट्स मींस आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया सिलेबस का पूरा। इसलिए रिवाइज करो 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार, जितने बार रिवाइज करोगे उतना टिप पे तुम्हारा आंसर्स रहेगा, मेथड्स रहेगा, या गलतियां होने के चांसेस 0% हो जाएंगे। जो जितनी बार रिवाइज करेगा सिलेबस को उतनी उसके कम गलतियां होंगी, जो जितना कम रिवाइज करेगा उतनी ज्यादा गलतियां होंगी, उतना कम कॉन्फिडेंट होगा वो। अब ये सब तो देख के बता देना चाहिए कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, इसमें सोचना पड़ रहा है, तो प्रिपरेशन ठीक नहीं है। बताओ भाई, इतने सारे टेस्ट हैं, तरीके हैं, कोई भी लगा लो, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा लो, वो भी चल जाएगा। log x और x में क्या रिलेशन है? ये log m और m में क्या रिलेशन है? जी, so ये लेस देन होगा फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 1 अपॉन log m मोर देन इक्वल टू 1 अपॉन m। अब दोनों पे सीरीज लगा दो, तो अगर मैं यहाँ पे सीरीज लगाऊं तो ये वाली सीरीज क्या होगी? सो ये वाली सीरीज क्या होगी फिर? क्योंकि इसका सम इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से ज्यादा है, तो इन्फिनिटी रहेगी। तो ये जो लगा है इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट, ये भी चल जाएगा। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, तो भाई जब चीजें, वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन देख के क्विक आंसर कौन सा बच्चा दे पाता है? क्यों ऐसा हुआ इस बार कि आप लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए? कोई बच्चा 60 में 60 अटेम्प्ट करके आ गया, कोई बच्चा 30-40 अटेम्प्ट कर पाया। स्पीड, प्रैक्टिस, रिवीजन, यही सब मैटर करता है। अब ये सब देख के कोई, ऐसे बहुत सारे बच्चों को देख के बता देगा, उसको 10 सेकंड नहीं लगेगा, पेन चलाएंगे, देख के बता देगा डाइवर्जेंट है ये। और आप लोगों को सोचना पड़ रहा है, मतलब प्रिपरेशन कम है आप लोगों की, उसको ठीक करना पड़ेगा प्रैक्टिस से। बताओ नेक्स्ट, उसमें क्या है? इसमें लगाओ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, या कुछ और लगाना चाहो कुछ और लगा सकते हो। चलो ये तो डाइवर्जेंट हो गया, तो अब एक ही बात करते हैं हम लोग। सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इजी रहेगा चीजें। अभी n टेंस टू इन्फिनिटी बात करूंगा मैं, लिमिट है ना, क्योंकि ये सीक्वेंस है, लिमिट लगाएंगे तो ये सीरीज का सम हो जाएगा।
तो हमें सीरीज का ही कन्वर्जेंस चेक करना है। तो एक तो ये -1 की पावर m लगा दिया, तो वो भी लगा सकते हो तुम। सर इसमें अल्टरनेटिव टेस्ट लगाएंगे तो वहां से नहीं हो जाएगा? हाँ होगा ना, तो लगाओ ना, क्वेश्चन तो यही है, लगाओगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। कोशिश करते हैं तभी तो सक्सेसफुल होते हैं, जो कोशिश किया नहीं तो पहले से आउट, मतलब फेल हो गया। तो कोशिश तो करो, लगाओ, लग जाएगा, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा उससे, बट लगाओगे तब ना। कन्वर्जेंट हो जाएगा। लगाओ, उसमें लिमिट देखो क्या आएगी, लिमिट लगा के समाओ, सॉल्व करो, उसके बाद लिमिट 0 हो जाए और डिक्रीजिंग होनी चाहिए ना, जो -1 के बाहर सीक्वेंस है वो लगा दो। तो तुम 2-3 नंबर रख के चेक कर सकते हो। 2 पे देख लो वैल्यू क्या आ रही है, 3 पे देख लो वैल्यू क्या आ रही है, 4 पे क्या आ रही है, 4-5 टर्म को ऑब्जर्व कर लोगे तो दिख जाएगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वैसे। और उसके बाद लिमिट लगा के देख लो, नहीं तो कॉची कंडीशन जैसे यहाँ भी लगा लो। क्या होता है, 2 की पावर n बाहर दिखते हैं, देन जहाँ जहाँ m है उसको देखते हैं ना 2 की पावर n, तो वो कर दो, 2 की पावर m लिख दो, तब भी हो जाएगा। बड़ी कन्वर्जेंट होगा अगर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाओगे। अब प्रॉब्लम कैसे है, देखो वही क्वेश्चन जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, थोड़ा टाइम लगा के और खुद से सॉल्व कर पाओगे ना, तो वो लॉन्ग रन में तुम्हें याद रहेगा और कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो क्वेश्चन जो तुमने 2 मिनट भी नहीं दिए और सीधा डाउट में पूछ लेते हो, तो उससे फायदा बस इतना हो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया, मैंने कर दिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो एबिलिटी डेवलप नहीं हुई जिससे तुम नया क्वेश्चन सोच सको। तो वो एबिलिटी कब आएगी, जब क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दो, ट्राई करो अलग अलग मेथड से, और जो क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब थोड़ा टाइम मान लो 20 मिनट बाद ही, तो उस तरह क्वेश्चन जब नेक्स्ट टाइम आएगा क्विकली तुम सॉल्व कर पाओगे। इस तरह क्वेश्चन अब मैंने सॉल्व कर भी दिया, तब भी नया क्वेश्चन आएगा, स्टिल यूनिट तुम्हें उतना ही टाइम तब भी लगेगा जितना इस क्वेश्चन में लगा था, क्योंकि द लर्निंग प्रोसेस कम्स फ्रॉम सेल्फ स्टडी, वो तो टीचर हेल्पिंग के लिए है। तो जितना तुम खुद से कर रहे हो, इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मतलब समहाउ तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करना है। और ब्रेन ट्रेन कैसे होगा, जब सॉल्व करेंगे हम खुद से। तो इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसमें लगाओ एक वो लगा सकते हो तुम, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट और या कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, दोनों से कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है। बताओ नेक्स्ट। 71 वाला भी प्रूफ होगा ना क्या? A and B a sequence of positive real numbers. Series AN converges if, हाँ मतलब होगा ऐसे। तो बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। कह रहा है अगर ये कन्वर्ज करे तो ये कन्वर्ज करेगी। तो कुछ ऐसे ऑप्शन बनाओ जिससे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, है ना। मतलब थ्योरम भी है, हो सकता है, बट थ्योरम से मुझे बहुत सारा थ्योरम याद नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन को, है ना। जैसे इसने कहा है कि an कन्वर्ज करेगी, इनमें से कौन सा करूं, मतलब मान लो पहला a² कन्वर्ज कर रही है, सीरीज a² कन्वर्ज कर रही है, तो क्या गारंटी है सीरीज a की कन्वर्ज करेगी। एग्जांपल के लिए सीरीज 1/n² कन्वर्जेस, तो क्या ये गारंटी दे रहा है कि सीरीज 1/n कन्वर्जेस? नो। तो ऑप्शन ए इज फॉल्स। बी पे आ जाओ। इसने कहा अगर समेशन an/2 की पावर n कन्वर्ज कर रही है, तो क्या समेशन an कन्वर्ज करेगी? सो 1/2 की पावर n कन्वर्ज कर रही है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, दिस कन्वर्जेस। तो क्या ये गारंटी दे रही है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी? ने क्या कि n को 1 ले लिया यहाँ पे बी ऑप्शन में, n की जगह 1 रख दिया, तो 1/2n कन्वर्जेस, तो an/2 की पावर n, तो क्या समेशन n कन्वर्ज कर रही है? इसका सम कितना हो जाएगा, यहाँ n फ्रॉम मान लो 1 से इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी आ जाएगी, डाइवर्ज कर गई। तो ये भी गलत है, मतलब ये दिस डज नॉट इंप्लाई, ए ऑप्शन फॉल्स, बी ऑप्शन फॉल्स। अब सी डी में सोचना है, तो कह रहा है an+1/an अगर कन्वर्ज कर रही है, तो क्या समेशन an कन्वर्ज करेगी?
और an अपॉन an प्लस वन कन्वर्ज कर रही है, तो क्या सीरीज an कन्वर्ज करेगी? तो इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं ऐसा सोचूं, मान लो मतलब मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ ये कह रहा ना कि जैसे an अपॉन, अच्छा an प्लस वन है ना, तो ऐसा कुछ एग्जांपल बनाओ जहां वो कन्वर्ज कर जाए। सो अगर an अपॉन an प्लस वन कन्वर्ज कर जाए, या n प्लस वन अपॉन an कन्वर्ज कर जाए, ऐसा कोई सीक्वेंस ढूंढ के बताओ। कोई ऐसा बताओ जिसमें ये कन्वर्ज कर रही हो, मतलब सी या डी किसी एक ऑप्शन के लिए। जहाँ कन्वर्ज कर जाए ना, सीरीज कन्वर्ज करे, मुझे ऐसा लेना है। सो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लो, देखो मैं अगर माइनस वन की पावर n इंटू वन बाई एन, ये मेरा an है, मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ अभी। तो an मैंने लिया माइनस वन की पावर n वन बाई एन, तो an प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अच्छा लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि ये कन्वर्ज नहीं करेगी, तो मुझे ऐसा लेना है कि कन्वर्ज कर जाए ना, तो ये क्वांटिटी कन्वर्ज अभी नहीं करेगी क्योंकि n प्लस वन अपॉन n आ जाएगा, सो दिस विल नॉट कन्वर्ज। तो मुझे ऐसा करना है कि ये कन्वर्ज कर जाए, है ना, तो ऐसे टर्म्स लेने पड़ेंगे मुझे। 2 की पावर n अपॉन, लेकिन वो भी कन्वर्ज करेगी, वो भी नहीं कन्वर्ज करेगी, करेगी कैसे, ये 2 की पावर n और यहाँ 2 की पावर n प्लस वन, तो कितना आएगा कैंसिल होके, 1/2 बाहर, माइनस वन का समेसन, माइनस वन का अच्छा अच्छा 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन, तो कितना बनेगा, तब भी ये कन्वर्ज नहीं करेगी, n प्लस वन अपॉन टू हो जाएगी, है ना। तो मुझे कुछ ऐसा एग्जांपल, ये थ्योरम से भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर थ्योरम से जाना पड़ेगा, तो थ्योरम से जाएंगे, एग्जांपल तो मिल जाएगा, कह रहा है कि अगर ऐसा हो, मतलब इसमें ये है कि अगर ऐसा हो तो क्या गारंटी है कि सीरीज an कन्वर्ज करेगी। तो अभी मैं चूंकि ऑप्शन डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक ऐसा एग्जांपल ढूंढूं कि ये तो कन्वर्ज कर जाए बट ये वाला कन्वर्ज ना करे, तो एलिमिनेट हो जाएगा, लाइक ऑप्शन ए एंड बी जैसे मैं ट्राई किया उस तरीके से। सो an अपॉन an प्लस वन है, ठीक, तो क्या लिया जा सकता है आसान सा एग्जांपल, जैसे तो थ्योरम में चलते हैं, तो an प्लस वन अपॉन an कब कन्वर्ज करेगी, डेफिनेशन ये है कि कोई टेस्ट लगा सकते हो, तो an प्लस वन अपॉन an, ठीक है, इसका रेशियो टेस्ट लगा लेते हैं। तो देखो ऐसे ट्राई करता हूँ, तो सी ऑप्शन जैसे है, इसने कहा है कि समेशन an प्लस वन अपॉन an, ठीक, दिस कन्वर्जेस, इसका मैं ऐसा करता हूँ, तत्काल ऐसा नाम दे देता हूँ, तो इस चीज को रीनेम करके मैंने ऐसा कर दिया। तो ये सीरीज कब कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस इफ bn प्लस वन अपॉन bn, ये क्या होना चाहिए, मोर देन वन या लेस देन वन, लेस देन वन, ओके, तो लेस देन वन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको पुट करोगे ये वाली चीज, सो हो जाएगा an प्लस टू अपॉन bn प्लस, है ना, ये bn ही है हमारे पास, तो bn प्लस वन ऐसा आएगा,
ये an प्लस 1 की वैल्यू है और अपॉन में है bn, तो bn इज an प्लस 1 अपॉन an। अब यहाँ से ये देखना है आपको अब कि हम क्या बोल सकते हैं an के बारे में। अब यहाँ से तो आ गया an इंटू an प्लस 2। अच्छा तो ये जीपी में आ जाए, ये मोर देन हो गया ना। ये कहना चाह रहा है कि यहां से अगर ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, सो an इज लेस देन, है ना, यहां से आ जाएगा an प्लस 1 स्क्वायर। सो बताओ क्या कर सकते हैं अब यहां से मुझे समहाउ an में लाना है ताकि ये कन्वर्जेंस दिखा सके। अच्छा लेकिन फायदा ये है यहाँ पे कि देखो जो लिमिट होगी इसकी एक मिनट यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज क्या समझ आ रहा है कि bn प्लस 1, बात तो वही है, bn प्लस 1 इज लेस देन bn। और इससे क्या समझ आया, ये क्या है, bn क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये क्या बता रहा है, bn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है और डिक्रीजिंग है। तो बताओ कोई सीक्वेंस जो डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। तो अच्छा यहाँ से तो bn की लिमिट आ जाएगी 0 के आसपास, नहीं, ओके तो वो तो ठीक है। अच्छा उल्टा हो जाएगा, दूसरे केस में उल्टा हो जाएगा, तो d आउट इसलिए हो जाएगा क्योंकि d इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, इसलिए d वाला आउट हो जाएगा। देखो सेम प्रोसेस अगर मैं d ऑप्शन के लिए लगाऊं तो क्या चेंज आएगा, ये जो bn है यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन an है c ऑप्शन में, और d ऑप्शन में क्या होगा an अपॉन an प्लस 1। तो यही चीज मैं अगर ऑप्शन डी के लिए करता हूँ, सेम चीजें कि दिस सीरीज कन्वर्जेस an अपॉन an प्लस 1 जो है ये कन्वर्ज कर रही है ना, दिस कन्वर्जेस। तो इसका मतलब वही है कि मैं बोल रहा था इसको अगर मैं समेशन bn नाम दे दूं तो क्या यहाँ से आएगा, सो bn, ये तो वही थ्योरम है कि bn प्लस 1 अपॉन bn लेस देन 1 हो जाएगा ना। सेम चीज लिख दिया क्या मैंने, हाँ होगा तो सेम चीज एक। अच्छा इसको एक के टर्म में लाना पड़ेगा, ओ जो पहले लाए थे, मतलब इससे प्रूफ लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से याद हो जाएगा, ये यहाँ पे मैं पहले जो लिखा था ना वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले क्या लिखे थे हम लोग, तो an के टर्म में समहाउ इसको लाना पड़ेगा हमें, रहने दो, तो यहाँ समहाउ an के टर्म में लाना पड़ेगा, फिर जाके दिखेगा हमें। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जो लिखा था हमने an प्लस 2 इंटू यही आया था ना, an लेस देन an प्लस 1 स्क्वायर, और ये इसी का अपोजिट उस साइड आएगा। अब यहाँ से एनालिसिस करना पड़ेगा आपको कि an की लिमिट क्या आ सकती है। देखो सो यहाँ से जैसे हमारे पास क्या ही बनेगा, an प्लस 2 अपॉन an प्लस 1 लेस देन an प्लस 1 अपॉन an। सोचो अगर ये लेस देन 1 हो जाए तो क्या होगा, इस चीज को लिखा मैंने। सो अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी तो इसे क्या मिलेगा हमें, हाँ ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। और यही चीज यहाँ तुम अगर रिपीट करो तो यहाँ पे क्या आएगी, इस वाले ऑप्शन में bn प्लस 1 लेस देन bn, और ध्यान दो यहाँ पे bn क्या है,
तो जब यहाँ लिखोगे बी एन प्लस वन तो ये होगा ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस टू लेस देन ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक, अब इसका तुम उल्टा करोगे, क्योंकि और दिस रेशियो, अगर ये रेशियो मान लो लेस देन वन हुआ ना तो ये वो हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा ना। ये डाइवर्ट, देखो तुम ध्यान से ये देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को रिवर्स करूं, अगर इस इनइक्वालिटी को मैं रिवर्स करूं तो ऐसा हो जाएगा। इससे क्या समझ आ रहा है यहाँ पे कि रेशियो जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे n की वैल्यू जो बढ़ाया हमने, है ना, तो ये इंक्रीज कर रही है वैल्यू। जब इंक्रीज कर रही है तो इसकी लिमिट लेस देन वन तो नहीं आएगी, है ना। मतलब ये जो होल क्वांटिटी इंक्रीजिंग है ना यहाँ पे, क्या समझा तुम, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, तो इंक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी ए एन के टर्म, है ना। सो ए एन के टर्म यहाँ पे मान लो अगर ये कुछ मोर देन वन टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ मोर देन का साइन है ना, तो अगर मोर देन वन होगा तो ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, और यहाँ पे आएगी कन्वर्जेंस का सेंस, मतलब मोर देन समथिंग हो जाएगा। सो क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो रेशियो है ना यहाँ डिक्रीजिंग है। जैसे तो n की वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू घटती जाएगी। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, इस पैटर्न को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो क्या होगा, ये तो ऐसे समझाने के लिए, इसको अगर यहाँ आ जाएगा लेस देन an प्लस थ्री अपॉन an प्लस टू, यही चलेगा ना अगर इस पैटर्न को कंटिन्यू करें तो। ये चीज है। सो डिक्रीजिंग है तो इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी, लिमिट अराउंड जीरो के आसपास आएगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और डिक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, डिक्रीजिंग है, तो कन्वर्जेंट तो होगी पक्का, है ना, ये चीज है। तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से, मतलब प्रॉपर प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, तो ये लेस देन वन आ जाए ना तो फिर ए एन कन्वर्ज हो जाएगी, तो ऑप्शन सी के थ्रू कन्वर्ज आ जाएगी, डी के थ्रू नहीं आएगी। बट ये प्रूफ इज बोरिंग, थोड़ा सा वो रहता है, एग्जाम्पल के थ्रू में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल से ए भी एलिमिनेट कर दिया, उस तरीके से हम डी को एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एग्जाम्पल मिल नहीं रहा ना। तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो जहां कैंसिल होके कन्वर्जेंट हो जाए। मतलब एक्चुअली पर्पस क्या है सी में, कि लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन जीरो हो जाए, है ना, और साथ में डिक्रीजिंग भी हो, ये ऐसा होना चाहिए। टू टाइम ले लो, हाँ ऐसा ढूंढना कि ये कन्वर्ज करे, इसका एग्जांपल कैसे मिलेगा, तो एग्जांपल के थ्रू आसान रहता है करना ना, तो इसका तो थ्योरम से तो वो करते हैं ना, ऑप्शन सी सही है। किसके लिए, देखो कई सारे अप्रोच, एक और मैं तरीका बता देता हूँ। देखो एक और तरीका ये है, मैं ऐसे सी में आता हूँ सीधा सीधा, जैसे हमें बता रखा है ये कन्वर्ज कर रही है, मतलब ऑप्शन सी में, तो ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, अगर सीरीज ये कन्वर्ज करेगी देन क्या होगी, लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कितनी आएगी, जीरो। तुम लोग जानते हो ना, कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो वो जो टर्म्स हैं समेशन, अगर ए एन कन्वर्जेस देन लिमिट ऑफ ए एन इज जीरो, तो ये आ जाएगी जो कि लेस देन वन है। तो यहां से ये आएगा कि ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन, और यहां से आ गया ए एन इज डिक्रीजिंग। ठीक, यही चीज डी में अगर करोगे, सपोज
दिस इज ट्रू, यही बोल रहा ना कि ये विच वन विल इम्प्लाई समेशन ए एन कन्वर्जेस, तो यहां से ए एन, अच्छा डिक्रीजिंग है ना, हाँ, और यहां से क्या आएगा, अगर यही चीज तुम डी में करोगे तो क्या होगा डी ऑप्शन में, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, इसकी लिमिट आ गई 0 जो कि लेस देन 1, तो यहां से क्या मिलेगा, सो यहां से आपको मिलेगा ए एन लेस देन ए एन प्लस वन, और इससे क्या आ जाएगा, ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस था, इंक्रीजिंग है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द लिमिट। सर एबल्स टेस्ट लगा देते हैं ना सर, उसके थ्रू मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगी। कौन सा टेस्ट? सर एबल्स टेस्ट जो होता है सर, मतलब उसमें ये होता है ना कि एक सीरीज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए और बाउंडेड बिलो होनी चाहिए। हाँ तो फिर हाँ, तो उसमें फिर जो बीएन होती है वो कन्वर्ज कर जाती है। ओके वो भी लगा सकते हो, लेकिन अबेल्स टेस्ट सिलेबस में है हमारे सीयूटी में, सर स्पेसिफाइड से नहीं है। हाँ स्पेसिफाइड नहीं है सीयूटी में, आई थिंक जस्ट रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट का ही नाम लिखा हुआ है, देखो कंपैरिजन टेस्ट यही सब नाम लिखा है, तो वो थोड़े बाहर का हो जाएगा, है ना, लगा सकते हो ऐसे तरीके, हालांकि क्वेश्चन किसी ने सिलेबस देकर थोड़ी बनाया, ऐसे बना दिया है। तो एनीवे यहां से मैं बताना चाहता हूं कि एन डिक्रीजिंग है और डिक्रीज एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो यहां से समेशन एन कन्वर्ज कर सकती है। यहां पे क्या हो रहा है, एन इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो समेशन एन मे नॉट कन्वर्ज, जैसे एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो लगता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, जैसे एन हो गया, तो ये कैसे कन्वर्ज करेगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है दैट मे कन्वर्ज, फॉर एग्जांपल 1/n², तो ये पॉसिबिलिटी है, सो इस तरह कन्वर्ज कर सकती है वो, ये तो कन्वर्ज नहीं करेगी, इसका मतलब है कि सीरीज ए एन में नॉट कन्वर्ज, यहां से है सीरीज ए एन में कन्वर्ज, तो इसलिए एलिमिनेट करना था मुझे जस्ट, तो सी ऑप्शन इज फाइन उसमें, क्योंकि ए डिक्रीजिंग आएगा तो उसके हिसाब से समेशन ए एन कन्वर्ज कर सकती है, बट इसमें कन्वर्ज नहीं आएगी, ये डाइवर्ज करेगी, ये चीज है। अदरवाइज कोई और टेस्ट लगा सकते हो, अबेल्स टेस्ट है, या अगर दूसरा तुम देखो, अगर कोई और टेस्ट लगा लो, मतलब बाकी दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज कोई एग्जांपल ढूंढ के इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये अप्रोच है इसका। नेक्स्ट बताओ, इसलिए सी यहाँ करूँ का होगा, डी गलत होगा। और कोई डाउट है इसमें 39 में? सर 73 का मेरा ऑप्शन डी आंसर आ रहा है, नन ऑफ दिस। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अच्छा तो इस हाँ -x और 2 - x², और यहाँ है -1 से 2, और fxy dy dx, सो y की लिमिट -x से लेके 2 - x² है, और x की लिमिट -1 से 2 है आपका, ठीक, सो -1 से 2 है। इसका ग्राफ बना लो, तो ग्राफ बना लोगे तो y बराबर -x और ये है, और y बराबर 2 - x², सो y बराबर x² का ग्राफ ऐसा होगा, -x² ऐसा होगा, 2 माइनस मतलब 2 यहाँ पे आ गया, तो रफली ये है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, दोनों कर्व कहाँ कट करेंगे, सो y बराबर -x और y बराबर 2 - x², चेक करो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, -2 रखना है, +1 कर दो, है ना, हाँ, तो -2 और -2 + 1 -x, x बराबर -1n + 2, ये 2 बार कट करेगी -1 पे, तो यहाँ -1 है, और अगली बार जहाँ कट कर रही है ये, सो ये है ना, रफली ग्राफ बनाया मैंने, फिर भी
मान लो रफली यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये 2 जगह कट रही है। अब पूछा क्या है, तो मुझे ऑर्डर चेंज करना है अब। तो ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये हुआ अब कि पहले हमें इन्होंने क्या दे रखा है, लिमिट dy इस तरह से बना रखा है। तो y बराबर -x ये कर्व है और y बराबर 2 - x² ये कर्व है। सो फ्रॉम दिस कर्व टू दिस कर्व, और इसकी वैल्यू -1 से 2 तक है। ओके, अब मुझे ऑर्डर चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट में ब्रेक। तो एक इस रीजन के ऊपर अलग और इसके नीचे अलग होगा, है ना। तो ये पार्ट इस पार्ट पे अलग इंटीग्रेशन होगा। सो इस पार्ट पे जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, √2 - y प्लस में इधर, और इधर x की वैल्यू आएगी माइनस में √2 - y, क्योंकि इधर x नेगेटिव है और इधर x पॉजिटिव है। तो एक तो ये वाला रीजन होगा, एक फिर ये वाला रीजन होगा। तो क्या लगता है आपको, ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या बनेगी? हाँ, हो गया। कब सीखोगे ये सब, यही मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ये सब चीजें कब सीखोगे। पूरा जैम की तैयारी किए, इसके बावजूद भी अभी ठीक से नहीं आ रहा है, पता नहीं कब सीखोगे आप। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने। दिक्कत ये है, लोग ना 1-2 बार सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पीवाई के, ये उनको लगता है सब आ गया, और ये गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होती है कि नहीं वो तो गलत सोच रहे थे, टाइम बाय टाइम। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन काहे सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 2 तक जा रही है, तो समझ आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, तो ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस लाइन। तो x को -1 रखते हैं तो y बराबर 1 है ना। ये 1 है ना y, क्योंकि ये लाइन y बराबर -x था, x -1 है तो y बराबर 1 है। सो 1 से 2 हो गया, प्लस अब इस रीजन पे इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस पार्ट, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू, सो आई थिंक x बराबर -y से लेके x बराबर √2 - y तक, क्योंकि इधर पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम fxy dx dy, तो ये y देखना पड़ेगा क्या है यहाँ पे, इधर तो 1 है, तो ये पॉइंट x2 था, तो y बराबर -2 होगा, क्योंकि ये लाइन y बराबर -x है, -2 होगा, तो -2 से लेके 1 तक। देखिए ठीक है, मैं एक बार फिर से लोगों को बताता हूँ। जैसे क्या होता है ना, जैसे कई बार x² + y² a² है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ फुल सर्कल, ठीक। अब अगर इक्वेशन है y बराबर √a² - x², so this is the half circle because y cannot take negative value, so this is the half circle। अगर इक्वेशन है y बराबर -√a² - x², this is the half circle, y cannot take positive value। सेम अभी मैंने क्या किया, अभी कहीं होता है y बराबर x², तो इसका मतलब है ये पैराबोला। अगर है y बराबर, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ±√y आएगी। सो अगर सिर्फ लिखा हुआ है x बराबर √y, तो यहाँ x कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू नाउ, इवन y ऑल्सो कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू। तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो सिर्फ इसका ग्राफ इतना ही है, इस साइड कोई ग्राफ नहीं है, ओनली दिस इज द ग्राफ। x बराबर -√y है, सो यहाँ y विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, x विल टेक ओनली नेगेटिव वैल्यू। इसका सिर्फ इतना ग्राफ है। ओके नेक्स्ट, ये सब समझना है कि जब हम लिमिट टू लिमिट ले रहे हैं तो। नेक्स्ट, तो 46 हो गया है। we have a sample of size 5
अच्छा एक सैंपल है साइज 5 का, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट bootstrap samples with replacement of size 5 is, so 126 कैसे 125 होगा ना। अच्छा क्या बोला, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सैंपल विथ रिप्लेसमेंट ऑफ साइज 5, तो इसमें सैंपल तुम सेलेक्ट कर रहे हो साइज 5 का, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, ये सब पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। बाकी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो देन पहले तो सैंपल बनाओ फिर डिस्टिंक्ट बनाने हैं, नहीं हाँ इफ वी हैव अ सैंपल ऑफ साइज 5, ठीक है, तो ये मुझे लगता है इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, इसको स्किप करो। नेक्स्ट बताइए। ओके। सर 48 वाले में जी सर जब अल्फा की वैल्यू लिखेंगे रिजेक्ट h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, h1 में तो थीटा ग्रेटर देन 0 बोला है। लेकिन उसकी क्या जरूरत है, कहाँ जरूरत पड़ी आपको उसकी, ऐसे कुछ भी सोच लेते हो, कहाँ जरूरत है हमें, जरूरत ही नहीं है, जो आप सोच रहे हो उसकी क्वेश्चन में कहीं जरूरत ही नहीं है। देखो देखो रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पावर थोड़ी निकालना है, पावर में h1 की जरूरत है ना, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, हमें तो साइज को यूज करना है, तो साइज क्या होता है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, h1 की हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ सर हम पावर समझ गए सर, पावर। हाँ तो वही ठीक करो, ये सब गलतफहमी क्यों हो रही है, क्योंकि आप ठीक से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, फिर ट्राई नहीं करते हो, बस क्वेश्चन पढ़ के ही अज्यूम कर लेते हो, ये वाली दिक्कत है। क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चाहिए, जो चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ें हैं। एक बार नहीं 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, ये ट्राई करो लिख के, ऐसे है। नेक्स्ट बताइए। सो 49 ये भी रन सुन्स वाला, ये नॉन पैरामीट्रिक का पार्ट है, पता है क्या क्वेश्चन बार बार का डाल दिया, इन अ टेस्ट ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्व, ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आता है ये। When null randomness of the observation is true, unexpected number of runs u and its variance, ये सब गलत क्वेश्चन डाला है आउट ऑफ सिलेबस, इसको स्किप करो। नेक्स्ट बताइए। खत्म। सर आपने कहा था कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर डिजाइन एक्सपेरिमेंट वाला क्लास लेंगे थोड़ा सा। हाँ मतलब वो इनोवा बताया था, वो उसका वो नहीं बताया था जो आप ऐसे वो उसकी बात कर रहे हैं। Yes. वो मेन इफेक्ट एंड क्या था वो, हाँ उसका फॉर्मूला क्लास में कराना है, ठीक है। एक्चुअली ना वो क्वेश्चन तो मेरे पास है, वो मॉक टेस्ट 7 वाला जो क्वेश्चन थे ना कि मेन इफेक्ट क्या होंगे, और Yes. मुझे लगता है उस पर क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत आगे वो फिर थ्योरी पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें प्लस माइनस साइन का होता है, 2 स्क्वायर में एक लेवल प्लस कंसीडर करते हैं, दूसरा लेवल माइनस कंसीडर करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं आगे। सो इफ़ यू वांट, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, होगा ना, भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं वो सिलेबस का पार्ट है, वो ऐसा कोई आया क्वेश्चन है नहीं उसमें, CUET में तो नहीं आया है,
ऐसे डिजाइन में ना बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप सीखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो कि हमारा सीयूटी में उतना आता नहीं है। तो सर अभी जितने अभी सीटी एग्जाम हुए हैं सर उसमें सब पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, पीवाईक्यू वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा है कि क्या पता आ गया तो उस तरह कुछ। हाँ ये भी है, तो ठीक है उसको एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ओके सर। रुको मैं वो 2 क्वेश्चन देखता हूँ ना। ठीक है तो अभी के लिए स्टॉप कर देगा, डाउट खत्म हो गया तो कल जो होगा, कल जो 6:30 to 8 क्लास होगी उसमें हम लोग अगला मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10। ठीक है तो 10th वाला ट्राई करके आओ, कल उसका डाउट डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग यही स्टॉप करते हैं फिर, थैंक यू।